कि सोता हुआ मनुष्य जो है कितनी बार सांस लेता है औसत, तो हाँ 15 से लेकर 18 बार ये भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका भाई। ठीक है, तो सवाल जो बनाने वाला है वो सवाल ऐसा बना दे रहा है कि कुछ बातें आपके जो है जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको क्या भाई जानना बड़ा ही जरूरी है। ठीक है, पूछा जाएगा कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है उसे क्या कहते हैं, जंतुओं के सबसे बड़े समूह को क्या कहा जाता है, तो जंतुओं का सबसे बड़ा जो समूह उसको कहा आर्थ्रोपोडा। क्या कहा जाता है भाई, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है उसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं भाई। तो आर्थ्रोपोडा कहा जाता है, ये जंतुओं का सबसे बड़ा क्या है समूह है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह, सबसे जो बड़ा समूह है इसी को कहा जाता है, जंतुओं के सबसे बड़े समूह को क्या कहा जाता है भाई, तो आर्थ्रोपोडा। तो कहते हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ का है, मतलब उसकी क्या जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई। अच्छा, केचुआ कैसे सांस लेता होगा, केचुआ सांस कैसे लेता है, तो केचुआ सांस कैसे लेता, त्वचा से, बिल्कुल करेक्ट भाई। तो केचुआ का जो श्वसन है वो त्वचा से होता है। ठीक है भाई, तो केचुआ जो किसानों का मित्र है, हाँ तो केचुआ जो है एक किसानों का मित्र है, और केचुआ का जो श्वसन होता, सांस लेता किससे भाई, तो त्वचा से सांस लेता है। अब केचुआ जो है त्वचा से, इसका सांस किससे होता भाई, श्वसन त्वचा से होता भाई। तो ये केचुआ त्वचा से सांस लेता है, मछली गलफड़े से सांस ले, मछली किससे, गलफड़े से सांस लेती है, केचुआ जो है त्वचा से सांस लेता। समझ में आ गया भाई। तो हाँ, छोटा छोटा सवाल और पेपर में ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि केचुआ का श्वसन जो है किससे होता है, तो त्वचा से हो जाता है। मछली आपको पता किससे हो जाता है, तो गलफड़े से हो जाता है। समझ में आया। तो कुछ बातें जो दिमाग में बैठा, हर बात लिखना नहीं है कॉपी में, कुछ ऐसी बातें हैं जो क्या है भाई हमारे जो है दिमाग में बैठ जाती। अच्छा, आपसे पूछा है केचुआ का पालन क्या कहलाता है, हाँ केचुआ पालन क्या कहलाता भाई, क्या पता है आपको, वर्मी कल्चर। तो केचुआ पालन, हाँ केचुआ पालन अगर पूछा जाए तो केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, तो वर्मी कल्चर कहा जाएगा। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। केचुआ पालन क्या कहते हैं भाई, वर्मी कल्चर कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा, अगला सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि वर्गीकी के पिता कौन है भाई, वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कौन है, तो कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कार्ल लीनियस को क्या कहा जाता भाई, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। हाँ, तो वर्गीकी का पिता जो है अगर पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, फादर जो है आप, हाँ इसे क्या कहते हैं भाई, वर्गीकी को क्या अंग्रेजी में कहते होंगे, हाँ क्लासिफिकेशन कहते होंगे भाई। हाँ, तो इसको कहते हो टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो हम साइंस की बात कर रहे हैं भाई, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यही है, कार्ल लीनियस को ही वर्गीकी को टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कार्ल लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं भाई। ठीक, चलिए अगला सवाल पूछे, अगर पूछा जाए कीट भक्षी पौधे के बारे में तो पूछे घटपर्णी क्या है, पूछेगा घटपर्णी क्या है, तो कीट घटपर्णी नेपेंथिस क्या है, नेपेंथिस भी, हाँ ये कीट भक्षी पौधा है, घटपर्णी इसी को कहते भाई। तो घटपर्णी क्या है, कीट भक्षी पौधा। ये लोग जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है तो यहां पर जो है कीड़े मकोड़े को खाकर अपना जो है नाइट्रोजन की भरपाई करने का काम करते हैं। समझ में आ गया भाई। तो ये ऐसे जो पौधे होते हैं इनको कहा जाता क्या, कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। ये सब कीट भक्षी है भाई, तो कीट भक्षी पौधे हैं और ये सभी क्या करते हैं भाई, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। किसका, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। तो चाहे घटपर्णी हो, जिसको हम लोग क्या पीचर कहते हैं, घटपर्णी को पीचर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो नेपेंथिस और घटपर्णी ये कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, तो कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। चलिए बताइए विकास का सिद्धांत किसने दिया है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, विकास का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, चार्ल्स डार्विन। तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया भाई। तो विकास का सिद्धांत अगर पूछा जाए, हाँ विकास का सिद्धांत
तो याद रखना है चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया गया। तो हाँ, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया विकास का सिद्धांत। समझ में आ गया भाई। तो ऐसे भी सवाल पेपर में आएंगे, बहुत छोटे सवाल होंगे लेकिन आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण सवाल होंगे। आपसे एक पुस्तक का नाम पूछेगा और पुस्तक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? हाँ, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज ये पुस्तक किसने लिखा है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और आपको पता होगा कि ये जो पुस्तक है ये डार्विन महोदय के द्वारा लिखा गया। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। हाँ, पुस्तक के लेखक अगर पूछा जाए तो महत्वपूर्ण सवाल है, इसके लेखक हो जाते हैं चार्ल्स डार्विन। किसने लिखा भाई? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है लिखा गया। अच्छा, मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि मानव का अनुवांशिक जो मूल है ये कहां मिलता है? अमेरिका में कि अफ्रीका में? हाँ, अफ्रीका में मिलता। कहां मिलता भाई? तो माना यह जाता कि जो मूल रूप से मानव है, पहली बार जो मानव आया था वो मध्य अफ्रीका में आया था। कब आया था भाई? मध्य अफ्रीका में आया था और अफ्रीका से ही पूरे दुनिया में मानव फैला हुआ है। तो इसका जो मूल है वो कहां है? अफ्रीका है। तो मानव का अगर मूल पूछा जाएगा तो कहां हो जाएगा भाई? मानव का मूल अफ्रीका में, और वहीं से जो पूरे दुनिया में मानव जो है फैला हुआ कहां से? तो अफ्रीका से ही फैला हुआ है। समझ में आ गया भाई। तो अनुवांशिक अगर मूल पूछा जाए तो कहां मिलेगा? आपको अफ्रीका के अंदर ही मिलेगा। समझ में आया भाई। चलिए फिर पूछेगा कि वंशानुक्रम का नियम किसने दिया है? वंशानुक्रम का नियम किसके द्वारा दिया गया होगा? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, वंशानुक्रम का नियम, वंशानुक्रम का नियम अगर पूछा जाए ये किसके द्वारा दिया गया होगा? तो याद रखना वंशानुक्रम किसने दिया होगा भाई? किसके द्वारा दिया गया? कौन दिया होगा वंशानुक्रम? अभी तो हमने बताया आपको किसने दिया भाई। तो यहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करना है, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करना है। इन्होंने ही जो है वंशानुक्रम का नियम दिया है। हाँ, वंशानुक्रम का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, पुरुषों के जो शुक्राणु है उस शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? पुरुषों के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23। लिख लीजिए भाई। हाँ, पुरुषों के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए, हाँ, तो याद रखना है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, पुरुषों के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा जाए, हाँ, गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा जाए तो हम यहाँ 23 की बात कर रहे हैं। बाद में क्लास खत्म होने के बाद हम आपको सारा जो है इसका सवाल भी आपको भेज दिया जाएगा, तो ध्यान से सारी बातें सुनते रहिए। अगर कोई चीज आप समझ नहीं पाते तो बाद में जो है उसको आप मिला लेंगे, ठीक है ना भाई। अगर मन में कोई कंफ्यूजन रहेगा किसी सवाल को लेकर तो इसका साक्ष्य बाद में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वंशानुक्रम का नियम किसने दिया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। और हम लोग जानते हैं कि ये चीजें हम लोगों ने कक्षा कै में, हाँ, कक्षा 10 में ही तो है भाई। कक्षा 10 में ही ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में दिया गया, लीनियस कार्ल लीनियस के बारे में दिया। ये सब हम लोगों ने पहले से ही पढ़ लिया है। समझ में आया भाई। तो पहले से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको ये बताना है कि मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? कौन सा कल्चर है भाई? मछली पालन कौन सा कल्चर? मत्स्य पालन को कहते हैं, हाँ, पीसी कल्चर भाई। हाँ, तो गलत नहीं करना है। और एपी कल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन है भाई, ठीक है। तो हम मधुमक्खी पालन को जो है क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है, हाँ, एपी कल्चर। एपी कल्चर ये मधुमक्खी पालन हो जाएगा। और मत्स्य पालन क्या हो जाएगा भाई? तो मत्स्य जो है पालन को कहा जाएगा, मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाएगा, पीसी कल्चर कहा जाएगा। आपको बताना बीटी कल्चर क्या है? हाँ, तो अंगूर की खेती कहलाता है। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? तो बीटी कल्चर कहलाता है। बीटी कल्चर, ये अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहते हैं। तो बीटी कल्चर, ये अंगूर की खेती को क्या कहते हैं भाई? बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए बताएगा, सोलर, आपने सोलर पैनल देखा होगा, तो सोलर सेल जो होता है वो किसका बना होता है? सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। लिख लीजिए भाई, सोलर सेल किसका बना होता है? तो सोलर सेल जो है ये सिलिकॉन का बना होता है। सोलर सेल जो होता है ये सिलिकॉन का बना होता है।
सोलर सेल किसका बना होता है भाई? सिलिकॉन का बना होता है। फिर याद रखें, सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। कभी कभी जब हम मेहनत करते हैं, हम जो है परिश्रम कर देते हैं ज्यादा, तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐंठन महसूस होता है। तो किस अम्ल के वृद्धि के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल के कारण जो है हम मांसपेशियों में ऐंठन होता है। तो दो तीन बातें बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। तो लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने से मांसपेशियों में क्या हो जाता है भाई? मांसपेशियों में ऐंठन हो जाता है। हाँ, तो मांसपेशियों में क्या हो जाएगा? तो मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, ऐंठन। तो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने से शरीर में क्या हो जाएगा भाई? मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगा। हाँ, पैर आपका क्या दर्द करना शुरू हो जाएगा। पालक के पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। हाँ, पालक के पत्ते में क्या पाया जाएगा भाई? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। तो पथरी के लिए जो है ऑक्जेलिक अम्ल ही जिम्मेदार है। हाँ, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है याद रखिएगा पथरी के लिए जिम्मेदार है भाई। इसीलिए टमाटर का जो बीज है उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल, डॉक्टर कहता है कि आपको जो है टमाटर और पालक से दूर रहना चाहिए। तो पालक के अंदर पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वैसे इसमें आयरन की मात्रा भी है, तो पालक में आयरन की भी मात्रा पाई जाती है। सिरका में कौन सा अम्ल है? एसिटिक। सिरका में एसिटिक अम्ल है। हाँ, अगर पूछा जाए सिरका में तो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। आपसे नींबू में पूछा सिट्रिक अम्ल, हाँ नींबू में पूछा जाएगा तो सिट्रिक अम्ल बताना है। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में बिल्कुल हाँ फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बात समझ में आ गई भाई? चींटी में कौन सा अम्ल? तो फार्मिक अम्ल जो है ये चींटी के अंदर पाया जाता है। फार्मिक अम्ल कहां पर? चींटी के अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आया भाई? दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल, भाई दूध के अंदर क्या है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता दूध के अंदर। दही के अंदर ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। दही के अंदर ब्यूटेरिक अम्ल दही के अंदर पाया जाता। समझ में आ गया भाई? तो दही के अंदर जो है हाँ ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। और कभी कभी दही जो पुराना हो जाता भाई थोड़ा सा, हाँ तो उसमें बदबू आता है। तो बदबू का जो है स्मेल भी क्या है? वो ब्यूटेरिक अम्ल के कारण ही आता है। समझ में आया किसके कारण आता है? ब्यूटेरिक अम्ल के कारण ही आता है। चलिए हम बात करेंगे मीठा सोडा किसे कहते हैं। मीठा सोडा, खाने का सोडा क्या कहा जाता है भाई? तो बेकिंग सोडा को ही मीठा सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है? मीठा सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाएगा भाई? कार्बोनेट को क्या कहा जाएगा? तो इसी को मीठा सोडा कहा जाता है। खाने का सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? खाने का सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है, मीठा सोडा कहा जाता है। ध्यान रहे, अगर मधुमक्खी ने डंक मार दिया, हड्डा छेद दिया, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तो अगर आपने यही वाला अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा लगा लिया तो आपको जो है जलन भी कम हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा, फूलेगा भी नहीं, सूजन भी नहीं होगा। तो इसको जो है हाँ मधुमक्खी के छेदने पर इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। समझ में आया भाई? तो मधुमक्खी के जो छेदने पर इसका आप इलाज कर सकते हैं। गांव में बताया जाता है कि मधुमक्खी के डंक के लिए हाँ किसका प्रयोग करना चाहिए? तो यही जो है बेकिंग सोडा, इसको घोल कर उसमें क्या जहां पर जो है आपको हाँ किसी मधुमक्खी ने आपको छेदा है उसके ऊपर इसका घोल आपको लगा लेना चाहिए। बात समझ में आ गया भाई? तो ये उसमें फायदा करता है। किसमें करता भाई? तो मधुमक्खी के डंक में भी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा फायदा करता है। क्लियर हो गया? तो खाद्य पदार्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दूध को, अगर दूध जो है कच्चा दूध है तो कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए भी यही बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाएगा। यही बेकिंग सोडा का प्रयोग
दूध को फटने से बचाता है। दूध को फटने से रोकने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का ही प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया भाई? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये दूध को फटने के लिए भी बचाने का काम करता है। समझ में आया? इसका जो है अगर फार्मूला की बात करें तो क्या कहते हैं भाई? NaHCO3। NaHCO3 तो याद रखना है NaHCO3 तो याद रखना यही तो है सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा, यही है। तो NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है भाई। समझ में आया भाई? इसका प्रयोग जो है हम विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। ताजा उदाहरण इसका क्या है? ताजे दूध को बेकिंग, ऐसा सवाल पूछेगा ताजे दूध में बेकिंग सोडा क्यों मिलाया जाता है? तो हाँ, दूध में जो है क्या उसको फटने से बचाने के लिए बेकिंग सोडा उसमें मिला दिया जाता है, क्योंकि अगर इसको मिलाएंगे तो दूध के अंदर अम्लीकरण नहीं होगा, और अम्लीकरण नहीं होगा तो फटेगा नहीं, और जब अम्लीकरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। समझ में आया भाई? चलिए, अगर भोजन बना रहे हैं, भोजन को जल्दी बनाना है, जल्दी पकाना है भोजन को, तो कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए हम उसमें क्या मिला दे कि वो जल्दी बन जाएगा भोजन? तो यही बेकिंग सोडा ही। तो हाँ, पूछा जाएगा कि खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो क्या बताना है? बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा भी कहा जाता। क्या कहा जाता भाई? तो मीठा सोडा भी कहा जाता है या बेकिंग सोडा कहा जाता। क्या कहा जाता है? तो बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। समझ में आया भाई? तो बेकिंग सोडा जो है ये खाद्य पदार्थों में हम उसको जल्दी पकाने के लिए भी मिलाया जाता है। चलिए, बात समझ में आया? तो कुछ प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। छोटा सवाल पूछेगा, तांबा का प्रतीक चिन्ह क्या? Cu। कैसे लिखा जाए भाई? तांबा लिखते हैं तो Cu माने कॉपर लिखते हैं। अगर सोना लिखना तो Au, अगर सोना लिखना है तो Au लिख दीजिए। अगर आपको लिखना चांदी तो Ag, चांदी लिखना है तो Ag, क्या चांदी लिखना है तो Ag लिख दीजिएगा। पारा लिखना है Hg, पारा लिखना है Hg। हाँ, पारा लिखना है तो पारा का क्या हो जाएगा भाई? हाँ, Hg हो जाएगा। इसको तो आपने पढ़ा होगा भाई कक्षा 6, 7, 8, हाँ, यहां तक कि 9, 10 में भी ये सारी बातें पढ़ाई जाती है। समझ में आ गई? तो अगर पूछा जाए प्लेटिनम तो Pt, हाँ, प्लेटिनम पूछा जाए तो Pt बताना है। प्लेटिनम पूछा जाए तो प्लेटिनम को कहते हैं क्या? Pt से लिखा जाएगा Pt, प्लेटिनम Pt हो जाएगा। लोहा पता है क्या? लोहा को Fe, हाँ, क्या लिखते हैं भाई? हाँ, Fe लिखते हैं। तो लोहा को Fe। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो इनको लिखने का आपसे चिन्ह पूछा जा सकता है पेपर में। ऐसे भी सवाल पेपर में आए हैं जिसमें आपको ये भी लिखने के लिए पूछा गया है। समझ में आया? चलिए, तो और भी बात करें, पूछा जाएगा कि बताइएगा सोना जो है, शुद्ध सोने का पता कैसे चलता? कैरेटोमीटर से। तो शुद्ध सोने का पता किससे लगाया जाता है? कैरेटोमीटर से शुद्ध सोने का पता लगाया जाता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है। तो अगर उसको निकालने के लिए पूछेगा तो आप लिखिएगा 100% बराबर 24 कैरेट, या 24 कैरेट बराबर 100%, और जो आपसे पूछेगा वो नीचे निकाल लीजिएगा भाई, ठीक है ना? तो वैसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, और कैरेटोमीटर से ही हाँ सोने को जो है शुद्धता का पता लगाया जाता है। वैसे शुद्ध सोने मतलब 24 कैरेट सोने का आभूषण नहीं बनता, तो उसमें क्या मिलाते हैं भाई? तांबा मिलाया जाता है। तो सोने में तांबा मिलाकर ही आभूषण बनाया जाता है। समझ में आया भाई? सोने में क्या मिलाया जाएगा? तांबा मिलाकर तब जाकर आभूषण बनाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या चांदी सबसे ज्यादा कहां? तो मैक्सिको में। चांदी कहां? मैक्सिको में चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में चांदी, तो बताएगा राजस्थान में। और भारत में सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो कर्नाटक के कोलार से। कर्नाटक के कोलार खान से क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है कर्नाटक के कोलार खान से। वैसे उत्तर प्रदेश में सोना हमको सोनभद्र से मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सोना कहां मिलता भाई? तो सोनभद्र से मिलता है। सोन नदी से ही सोना मिलता है। समझ में आया? चलिए, तो वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं भाई? तो 118 है वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या। हाँ, 118 भाई।
तो वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या अगर पूछा जाए, वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या अगर पूछा जाए तो बताइएगा कि वर्तमान में अब तक 118 तत्व का पता हम लोग लगा चुके हैं। तो वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व का भी हम लोगों ने पता लगा लिया है भाई। तो याद रखना है आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व दिए गए? 118 तत्व दिए गए। समझ में आया भाई? कितना? 118 तत्व दिया गया है। समझ में आया भाई? तो आवर्त सारणी में ही तत्व को रखा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे किस में रखा जाता भाई, तो आवर्त सारणी में ही। ज्ञात कुल कितने तत्व हो गए हैं? 118 तत्व जो है ज्ञात हो गए। किसमें? आवर्त सारणी में इतने तत्व ज्ञात हुए। समझ में आया भाई? तो वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या पूछा जाएगा 118 बताइएगा। ठीक है भाई? कितना? 118 तत्व आपको बता के चलना है। कुल अब तक 118 तत्व ही खोजा गया है। क्लियर हो गया भाई? चलिए और भी सवाल पर अगर बात करें, तो हमने कहा कि रक्त के अंदर कौन सा तत्व पाया जाए? ब्लड में लोहा। लोहा जो है किसमें? खून के अंदर क्या पाया जाता भाई? तो लोहा। तो पूछा जाएगा रक्त में कौन सा तत्व पाया जाएगा? लोहा। रक्त में क्या पाया जाएगा भाई? लोहा। तो इसलिए बार बार हम रिपीट करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा समुद्री जल का पीएच मान कितना होता? समुद्र के पानी का पीएच मान कितना है? 8.5। समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.5 मतलब 8.5 पीएच मान है समुद्री जल का। समझ में आ भी? खून का बताइएगा, रक्त का। तो रक्त का पीएच मान कितना भाई? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो हमारे खून का 7.4। लार जो हमारे मुंह में बनता है, लार का पीएच मान 6.5 होता है। तो लार का पीएच मान अगर पूछा जाए तो ये 6.5 होता भाई, 6.5 होता है। मूत्र का पीएच मान होता है, मूत्र का पीएच मान होता है 6। तो याद रखना मूत्र का कितना हो जाएगा भाई? 6 पीएच मान होता है। दूध का कितना होता है? 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान जो है कितना होगा? 6.4। ये सब आपको लिख लेना है, दिमाग में बैठा लेना, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। नींबू का 2.2, नींबू का पीएच मान 2.2। नींबू का पीएच मान पूछा जाएगा तो 2.2 बताना है। नींबू का 2.2। तो जो पेपर में आने वाले हैं वही हम बताएंगे, वैसे सबका अपना अपना पीएच मान है। समझ में आया? अगर किसी का दांत सड़ गया है तो उसके मुंह में पीएच मान 5.5, 5.5। तो सबका अलग अलग पीएच मान होता है। इसलिए जो पेपर का है वो हमें याद रखना है, जो हमारे पेपर में आने वाला है। तो नींबू का पीएच मान 2.2 है, समुद्री जल का 8.5 है, रक्त का 7.4 है, लार का जो है पीएच मान 6.5 है, मूत्र का पीएच मान 6 है, दूध का 6.4 पीएच मान है। वैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो 7 जो होता है वो उदासीन है। 7 क्या भाई? उदासीन है। तो आप बताइए कि 7 जो पीएच मान है वो उदासीन होता है। 7 के ऊपर अम्लीय की क्षारीय? 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय, 7 के नीचे रहेंगे तो अम्लीय। तो हमें बताइएगा कि जो रक्त है वो क्या है? अम्लीय की क्षारीय? रक्त क्षारीय है। समझ में आया? 7 जो होता है उसको कहते हैं उदासीन। 7 जो है उदासीन है और इसी के ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो इसको कहा जाएगा क्षारीय। जब प्लस होगा तो क्षारीय हो जाएगा और माइनस होगा तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक, तो इसको समझना है। तो ये समझना, माइनस रहेगा तो अम्लीय, प्लस रहेगा तो क्षारीय। तो 7 से ही हमें क्या काउंट मतलब गिनना है। समझ में आया भाई? 7 से हमें गिन के चलना है। हमें बताइएगा यहां से, अभी हमने बताया नींबू में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। और अगर हम बात करें नींबू के अंदर तो विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी, एक्सकार्बिक अम्ल। समझ में? खट्टे फलों में एक्सकार्बिक अम्ल। यहां हमने समुद्री जल लिखा है। हमें बताया दुनिया का वो कौन सा समुद्र है, पानी है जहां का पानी सबसे खारा है? दुनिया में सबसे खारा जल किसका है? सबसे खारा पानी किसका है? कौन सा झील है भाई? कौन सा झील है? कौन सा महासागर? याद है? नहीं, चलिए सुन लीजिए तो सुनिएगा। तो याद, तुर्की का वान झील। तुर्की का वान झील अगर पूछा जाए
तो तुर्की का जो वान झील है, वान झील, इसका पानी बहुत खारा है, लगभग 330% खारा है, 330%। और खारा जो पानी होता है उसमें डूबेंगे नहीं, आप डूबेंगे ही नहीं, वो आप कूद जाइए उसमें, डूबेंगे नहीं, आप ऊपर तैरेंगे। खारे पानी में कभी भी डूबेंगे नहीं, आप उसके ऊपर क्या तैरते रहेंगे। समझ में आया भाई। तो हाँ, तुर्की का वान झील, यहाँ का पानी क्या है, सबसे खारा, दुनिया में सबसे खारा है। वैसे मृत सागर का पानी भी क्या है, खारा है, लेकिन मृत सागर से ज्यादा खारा क्या है, तुर्की का वान झील। समझ में आया भाई। तो इसी को तुर्की लिखा तो यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता। पूछा जाएगा तुर्की को कौन सा मरीज, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। समझ में आया भाई। चलिए हम बात करें मानव के शरीर का पीएच मान कितना होगा। ऐसे ही मानव के संपूर्ण शरीर का पीएच मान कितना होगा, तो याद रहे पूरे मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 से 7.8। हाँ, तो मनुष्य के शरीर का पीएच मान, मनुष्य के शरीर का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 7 से 7.8 तक होता है, 7 से लेकर 7.8 तक हो जाता है। समझ में अभी। अच्छा, जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 से 6, अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर पूछा जाए, नहीं 5 से 6 नहीं होगा, हमको लगा 5.6 से कम होगा, 5.6 से कम होगा, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान लिखिएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, हाँ, तो 5.5 से कम होगा, 5.5 से कम, मतलब ज्यादातर 5.5 तक ही रहता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होना चाहिए। समझ में अभी, 5.5 से कम होना चाहिए। अच्छा, दांतों में अगर सड़न शुरू हो जाए, तो दांतों में सड़न अगर शुरू हो जाए तो मुंह का पीएच मान 5.5, 5.5। दांतों में सड़न अगर हो जाएगा तो मुंह का पीएच मान कितना, 5.5 होगा। समझ में आया भाई। हाँ, 5.5। तो इतनी बातें आपको याद रखना। पायरिया, जब पायरिया हो जाता है तो मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही याद रखिए। इसी में से पेपर में सवाल पूछ लेता है। हाँ, एक सवाल और, लार के अंदर जब भोजन करेंगे तो दो चीजें, भोजन करने के पहले पीएच मान और भोजन करने के बाद पीएच मान। तो भोजन करने से पहले मनुष्य के मुंह में पीएच मान 7.4 होता है, और भोजन करने के बाद कितना हो जाता है, 5.8। तो याद रखना है, भोजन से पहले मुंह का पीएच मान 7.4, भोजन से पहले कितना होता भाई, भोजन से पहले 7.4 पीएच मान मुंह का होता है, और भोजन के बाद अगर पूछा जाए तो 5.8। हाँ, भोजन के बाद, हाँ, तो 5.8 हो जाएगा। अब ये दो बातें समझना, ये किसके, लार की बात कर रहे हैं, मुंह में लार, मुंह में बनने वाला जो लार है। ठीक, तो ये बातें याद रखना है। हाँ, तो यहां पर याद रखना, भोजन से पहले 7.4 और भोजन के बाद 5.8। और वैसे अगर भोजन करे ना करे 3 घंटे बाद या पहले, तो ये वाला रहेगा, याद रखना 6.5। तो जब ऐसा सवाल पूछेगा भोजन से पहले भोजन के बाद, तो ये वाला बात आपको बताना है। ठीक है भाई, तब जाकर इसको बताइएगा। तो नींबू आपसे पेपर में पूछेगा 2.2, नींबू वाला महत्वपूर्ण आ चुका है। जठर रस का पीएच मान जान लीजिए, जठर रस जो हमारे पेट में पाया जाता है 1.2, जठर रस का पीएच मान 1.2, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, 1.2। जठर रस हमारे पेट के अंदर जो हमारा भोजन पकाता, मतलब पचाता है, उसकी बात कर रहे हैं। भोजन को पचाने के लिए याद रखना है 1.2 इसका पीएच मान होता है। तो जठर रस में 1.2, भोजन के बाद, भोजन के पहले, दोनों हमने बता दिया। ये मुंह की बात कर रहे भाई, समझ में आया। तो इतना ही आपके पेपर में सवाल आएगा। हाँ, इतना ही सवाल आपके पेपर में आने वाला है, तो आप ध्यान से सारी बातों को सुन लीजिएगा। सवाल जब भी आएगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए एक सवाल और बता दें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको भी याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सवाल आपके रेलवे में आया भाई। हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है, का पीएच मान ये होता है 10। हाँ, तो ये याद रखना है, पेपर में आ चुका है, इसलिए जो है, हाँ, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही सवाल
पेपर में आने वाले हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। मुंह में बनने वाले जो लार है उसमें अलग अलग हमने आपको बताया है। हाँ, एक तो भोजन से पहले बताया है और एक तो भोजन के बाद बताया। तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आएंगे भाई। क्लियर हो गया? तो जहां जहां से सवाल आने वाला है वो सारी बातें आपको यहां क्लियर करवा दी जा रही है। चलिए हम और भी सवाल पर बात करें तो परमाणु बल के सिद्धांत की खोज किसने किया? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया? तो परमाणु बल सिद्धांत की खोज किसने किया था? नाम याद रखिएगा, परमाणु बल सिद्धांत की खोज किसने किया? नाम है हिदेकी युकावा। हिदेकी युकावा, हिदेकी युकावा। तो पूछा जाएगा इन्होंने क्या खोजा? परमाणु बल के सिद्धांत, परमाणु बल का सिद्धांत खोजा भाई। हाँ, हिदेकी युकावा परमाणु बल का सिद्धांत खोजा। हाँ, हिदेकी युकावा इन्होंने परमाणु बल का सिद्धांत खोजा। हाँ, तो परमाणु बल का सिद्धांत किसने खोजा है? तो नाम है हिदेकी युकावा। क्या नाम है भाई? हिदेकी युकावा नाम है। इनके द्वारा ही हाँ परमाणु बल का सिद्धांत खोजा गया है। हिदेकी युकावा परमाणु बल का सिद्धांत इनके द्वारा ही खोजा गया है। तो पूछा जाएगा हिदेकी युकावा का संबंध किसे? तो परमाणु बल का सिद्धांत इन्होंने खोजा है। समझ में आया भाई? तो सोलर का जो पैनल बना होता किसका अभी बताए हैं? सिलिकॉन का बना होता भाई। तो हाँ, सिलिकॉन का बना होता है। सोलर पैनल जो है वो सिलिकॉन का बना होता है और आईसी चिप भी सिलिकॉन का बना होता है। आईसी चिप भी किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता भाई। तो हाँ, इंटीग्रेटेड चिप जो है, आईसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप। आईसी चिप जो है ये भी बना होता सिलिकॉन का। हाँ, और सोलर जो है अगर पूछा जाए, हाँ सोलर, हाँ सोलर जो है अगर पूछा जाए तो सोलर पैनल भी किसका बना होता है? ये भी सिलिकॉन का बना होता। किसका बना होता है? तो ये भी हाँ इंटीग्रेट जो है सर्किट, ये आईसी चिप। हाँ, इंटीग्रेट जो है सर्किट इसका पूरा नाम है भाई। ठीक है, तो ये भी याद रखना, आईसी चिप हो या सोलर पैनल हो ये सब सिलिकॉन का ही बना होता है। हाँ ठीक ठीक। चलिए, तो कार्बन को लिखने के लिए कार्बन का चिन्ह क्या है भाई? कार्बन को कैसे लिखते हैं? कार्बन को सी से लिखते हैं। आयोडीन को आई से, आयोडीन को लिखते हैं आई से। आयोडीन को किससे लिखते हैं भाई? आई से लिखते हैं। लोहा को एफई से, लोहा को एफई से लिखते हैं। अभी हमने बताया है लोहा को लिखते हैं एफई से। और आपको पता है चांदी और सोना तो हमने बता ही दिया है। फ्लोरीन को एफ से लिखते हैं। हाँ, फ्लोरीन को किससे लिखते हैं? तो हाँ, फ्लोरीन को एफ से लिखते हैं। फ्लोरीन को लिखते हैं एफ से लिखते हैं फ्लोरीन। ठीक, हाँ, तो फ्लोरीन को लिखते हैं हाँ एफ से लिखते हैं फ्लोरीन को। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पेपर में आएंगे। हाँ, छोटा सवाल ऐसे पूछ लेगा कि इसको कैसे लिखते हैं भाई। ठीक है।